स्वागत है आपका फिर से हमारे इस चैनल पे। अ, अभी क्या है कि रिसेंट में हमने वीडियो डाला हुआ है, तो उम्मीद करते हैं कि आप सब देख रहे होंगे, सिटीजनशिप को लेकर है। आज जो है टॉपिक है वो हमारा इसी पॉलिटिकल सिस्टम से ही है। वो है तुलना, जो कि अमेरिका और भारत के बीच अक्सर ये चीज़ें कहा जाता है कि भारत के व्यवस्था में और आमतौर पे अमेरिका के व्यवस्था में क्या तुलनाएं हो सकती हैं। तो उसी तुलना के बारे में आज हम लोग बेसिकली चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो भारत भारत वर्सेस अमेरिका, क्या क्या तुलनाएं हो सकती है, तो इन सारी चीजों पे आज हम लोग बेसिकली बातचीत करने वाले हैं। तो देखिए क्या है कि सबसे पहले जब हम किसी देश का तुलना करते हैं अपने देश से, या किसी भी देश का तुलना किसी भी देश से हो, तो तीन आधार पे बेसिकली तुलनाएं होती है। आधार हम लोग तीन उठाते हैं और उसके आधार पे क्या करते हैं, हम तुलनाएं करने का प्रयास करते हैं। तो वो क्या आधार होते हैं तीन? तो सबसे पहला आधार होता है, अगर मैं बताऊं आपको, तो एक तो है जिसको हम लोग कहते हैं कि एग्जीक्यूटिव। एक आधार लेते हैं एग्जीक्यूटिव। दूसरे आधार को उठाते हैं अगर, तो वो होता है लेजिस्लेचर। और अगर तीसरे आधार की मैं बात करूं तो वो है जुडिशियरी। अगर आपको याद हो तो मैंने एग्जीक्यूटिव, इसको बोलते हैं कार्यपालिका। ये है विधायिका। और ये है न्यायपालिका। तो बेसिकली ये तीन आधार होते हैं किसी भी देश के साथ तुलना करने के लिए। इसी के आधार से हम समझ सकते हैं कि किसी भी देश में क्या समानताएं हैं और क्या असमानताएं हैं किसी भी देश से। तो ये तीन आधार को ही आज हम लोग बेसिकली समझने का प्रयास करेंगे कि अमेरिका के जुडिशरी में क्या प्रावधान है, और अमेरिका के विधायिका में क्या प्रावधान है, और जो है अमेरिका के एग्जीक्यूटिव का सिस्टम कैसे काम करता है, और भारत में क्या स्थिति है। मैं आपको फिर से बताऊं, एग्जीक्यूटिव के बारे में मैंने बताया होगा पिछले कुछ वीडियोस में, अगर आप नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा। इसके बारे में बहुत डिटेल में चर्चाएं हुई है। और साथ ही साथ लेजिस्लेचर को लेकर भी मैंने बताया है आपको। अगर आप, मैं ठीक याद कर पा रहा हूं तो 1-2 महीने पहले मैंने शायद जो है इसको बनाया था वीडियो, इसके बारे में मैंने डिटेल में समझाया हुआ है। और उसी प्रकार से जुडिशियरी, जुडिशियरी को लेकर जो है क्या प्रावधान है, या मैंने इस पे बातचीत करी हुई है। अगर आपने देखा नहीं हो तो फिर से देखिएगा इसको। तो मैं इस पे आज से डिस्कस नहीं कर रहा हूँ कि ये क्या है। बेसिकली मैं बातचीत करने वाला हूँ कि अमेरिका और भारत के बीच ये क्या तुलनाएं हो सकती है तीनों के बीच। ठीक है, तो चलिए एग्जीक्यूटिव से स्टार्ट करते हैं हम लोग समझना कि क्या है। ठीक है, एक एक टॉपिक को उठाएंगे और समझने का प्रयास करेंगे बेसिकली। देखिए, दो सिस्टम के बारे में आपने सुना होगा। एक सिस्टम होता है, हम लोग कहते हैं एक को पार्लियामेंट्री सिस्टम, और दूसरा होता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम। इसका क्या मतलब होता है? इसको हम लोग कहते हैं संसदीय प्रणाली, और ये जो होता है इसको हम लोग कहते हैं अध्यक्षात्मक प्रणाली। क्या अंतर होता है इन दोनों में? तो इन दोनों में बेसिकली जो अंतर होता है, मैं अंतर को समझा रहा हूं। देखिए, ये वाला पैटर्न जो आप देख पा रहे हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम, इस पैटर्न को फॉलो करता है अमेरिका। ये पैटर्न को फॉलो करता है अमेरिका, और इस पैटर्न को फॉलो करता है भारत। क्या अंतर है बेसिकली इसमें, क्या अंतर है, उसी अंतर को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे।
देखिए, सबसे पहले क्या होता है ना कि यहाँ पे जो आप पार्लियामेंट्री सिस्टम देखते हैं, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में एक चीजें होता है कि यहाँ पे कार्यपालिका, जिसको हम लोग कहते हैं दोहरी कार्यपालिका का जिक्र होता है। दोहरी कार्यपालिका क्या मतलब होता है? यहाँ पे कार्यपालक दो प्रकार के होंगे। यहाँ पे जो कार्यपालक होंगे वो दो प्रकार के होंगे। कैसे? तो एक होते हैं जो वास्तविक होते हैं, और दूसरे जो होते हैं नाम मात्र कह लीजिए आप। वास्तविक के रूप में जो काम करते हैं वो पीएम होते हैं, और जो नाम मात्र के रूप में जो यहां पे आते हैं उसको हम लोग कहते हैं प्रेसिडेंट, जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं। वास्तविक का मतलब होता है कि जो सबसे पावर होगा, जिस व्यक्ति के पास पावर होगा, वो होंगे जो प्रधानमंत्री हैं, उनके पास ये पावरें होती है यहाँ पे देश को चलाने की। बाकी यहाँ पे एक नाम मात्र के रूप में हमारे पास राष्ट्रपति होते हैं। इनके पास संवैधानिक पावर तो बहुत है, इनके पास जो है संवैधानिक पावर तो बहुत है, बट एक्चुअली अगर देखा जाए तो पावर इनके पास एग्जिस्ट करता है, इनके पास होती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इस प्रणाली में क्या होता है कि यहाँ पे ये दोहरा कार्यपालिका का जिक्र नहीं है। यहाँ पे एकल कार्यपालिका, मतलब जो हम लोग कह सकते हैं एकल कार्यपालिका, यानी कि यहाँ पे रियल कह लीजिए या फिर वास्तविक कह लीजिए, यानी रियल कह लीजिए या फिर जो नाम मात्र कह लीजिए, ये दोनों एक ही व्यक्ति होते हैं, वो होते हैं प्रेसिडेंट वहां के। यानी कि वहां के जो राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति के पास ही क्या है, सारी जो है यहाँ पे शक्तियां होती है, राष्ट्रपति के पास ही होती है। यहाँ कोई ये नहीं होता है कि यहाँ पे दो कार्यपालिका जो कार्यपालक होते हैं, यहाँ पे एकल जो है कार्यपालिका में कार्यपालक दिखते हैं। ठीक है, तो आप समझ पा रहे हैं भारत में इसी पैटर्न को आप देख पाते होंगे। भारत में आप क्या है, बेसिकली इसी पैटर्न को देख पाते होंगे कि एक है पीएम जिनके पास सारी जो है शक्तियां होती है, और एक राष्ट्रपति जिनके पास संवैधानिक शक्तियां तो है, पर क्या है यहाँ पे इनके पास वो शक्तियां नहीं है जिससे कि वो पूरे के देश को कंट्रोल कर सके। ठीक है, तो ये बातें हमें बेसिकली, एक अंतर तो हमें ये पता चलता है कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम और इसमें ये अंतर है तो हमें समझ में आता है। दूसरी क्या है, यहाँ पे दूसरा क्या अंतर देख पाते हैं हम, तो दूसरा अंतर जो होता है उसको अगर हम समझें तो यहाँ पे क्या होता है कि जितने सारे जो सदस्य होते हैं, जितने सारे सदस्य होते हैं, यानी कि अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो मंत्रीगण होते हैं, जितने सारे जो मंत्री होते हैं, उनकी जो होती है वो दोहरी सदस्यता होती है। दोहरी सदस्यता होती है। ये कैसे होती है? तो हमारे संविधान में क्या है, हमारे संविधान में क्या है कि जो मंत्री होंगे, जो भी आप मंत्री देखते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर देख लें, जितने सारे जो मंत्री होते हैं आमतौर पे, तो मंत्री के पास जो होता है वो क्या होता है, दोहरी सदस्यता होता है। वो कैसे होता है? तो दोहरी सदस्यता का मतलब होता है, एक तो जो है उनके पास मंत्री का जो है सदस्यता है ही, जो मंत्री वो है, तो एक सदस्यता मंत्री को लेकर होती है, और दूसरा चूंकि एक एमपी भी होते हैं वो, क्योंकि क्या है, एक वो एमपी भी होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी होते हैं, इसीलिए यहाँ पे इनकी जो है सदस्यता दो हो जाती है। ये क्या सबकी होती है? नहीं, जो मंत्री होते हैं उनकी जो है दोहरी सदस्यता होती है। ठीक है, कहां पे? तो यहाँ पे भारत में। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सिस्टम अलग है। देखिए, मैं एक अभी जो है एक थिंकर है, फ्रांस के एक थिंकर है जिनका नाम मॉन्टेस्क्यू है। फ्रांस के एक थिंकर है मॉन्टेस्क्यू। तो मॉन्टेस्क्यू ने एक सिद्धांत दिया था, सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर का जो है एक सिद्धांत दिया था। ये कहते हैं कि कभी भी सत्ता जो है ना एक व्यक्ति के पास नहीं होनी चाहिए। सत्ताएं जो है कभी भी एक व्यक्ति के पास नहीं होनी चाहिए, सत्ताएं डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। एक व्यक्ति के पास सत्ता होने से क्या होता है, ये डर होता है कि आए दिन क्या हो सकता है कि वो इसका मिसयूज करे, और हो सकता है वो तानाशाह की और अपने आप को वो बढ़ाए। तो ये डाउट्स आमतौर पर रहता है, इसीलिए कभी भी सत्ता जो है ना बटा हुआ रहे तो वो कहीं ना कहीं ठीक रहता है। तो मॉन्टेस्क्यू ने ये सिद्धांत दिया था सेपरेशन ऑफ पावर, के पावर को आप सेपरेट करिए, एक जगह पे मत रहने दीजिए, और इसका ये कठोर पालन करता है। अमेरिका जो है इसका जो है ना कठोर पालन करता है, मॉन्टेस्क्यू को फॉलो करता है। ऐसा नहीं है कि मॉन्टेस्क्यू के सिद्धांत को हम नहीं मानते हैं, हम भी मानते हैं, लेकिन जिस अगर रेशियो में देखें तो यहाँ पे ये जो है अमेरिका जो है कठोर रूप से उसका पालन करता है। भारत इतना कठोर रूप से पालन नहीं करता है। वो कैसे होता है,
अभी समझेंगे थोड़ी देर में। तो इसीलिए जब अमेरिका में चुनाव होता है तो अमेरिका में क्या होता है कि मैं एक यहाँ पे डायग्राम फॉर्म कर रहा हूं कि अमेरिका में जब चुनाव होता है तो ये पैटर्न चलता है। अमेरिका का ये मान लीजिए एग्जीक्यूटिव है, ये जुडिशियरी है, ये मान लीजिए एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर, और ये मान लेते हैं जुडिशियरी है। तो अमेरिका में इसका चुनाव और इसका चुनाव अलग अलग होता है। जैसे कि ये एग्जीक्यूटिव मंत्रियों का जो चुनाव होगा, नेताओं का चुनाव होगा, वो अलग से होगा, और जो यहाँ पे लेजिस्लेचर यानी कि जो विधायिका का जो चुनाव होगा, उनके एमपीज का जो चुनाव होगा, वो अलग से होगा। इसी को कहते हैं सेपरेशन ऑफ पावर। देखिए वो सब सारी चीजें आपको सेपरेट दिख रही होगी, लेकिन भारत में क्या है, आपको इस तरह का पैटर्न दिखता है। भारत में मान लेते हैं कि ये संसद है, तो संसद के अंदर से ही मंत्री चुने जाएंगे, ऐसे इस तरह के टाइप आपको फॉर्म दिखते होंगे। जुडिशरी अलग है इस तरीके का। तो हमारे यहाँ पे क्या दिखता है, संसद के पास क्या है, संसद ने ही क्या किया है, मंत्रियों को बनाया है। तो क्या करेंगे, ये किसके प्रति उत्तरदायी हो जाएंगे, ये किसके प्रति उत्तर जाएंगे, ये मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे संसद के प्रति। तो एक और यहाँ पे आंसर निकलता है हमारा कि यहाँ के जो मंत्री हैं, जो मंत्री हैं वो किनके प्रति उत्तरदायी होंगे, तो संसद के प्रति उत्तरदायी होंगे। उत्तरदायी यानी कि उसके प्रति अकाउंटेबल होंगे। तो ये उसके प्रति यानी कुछ भी करते हैं तो बताना पड़ेगा किनको, संसद को बताना पड़ेगा। और संसद किसके प्रति उत्तरदायी है, तो संसद है जनता के प्रति, क्योंकि जनता ने भेजा है संसद में, आमतौर पे एमपीज को भेजा हुआ है। तो आप देख पा रहे होंगे ये प्रणाली हमारे यहाँ पे बेसिकली चलता है। अमेरिका में ऐसा नहीं है, उनको क्योंकि यहां से चुना ही नहीं गया है, यहां से लेजिस्लेचर से चुना ही नहीं गया है, वो यहां से अलग से चुन के आए हैं, तो वो कभी भी इनके प्रति क्या होने की जरूरत नहीं है, इनके प्रति उत्तरदायी होने की जरूरत नहीं है। ये जो होंगे संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे। ठीक है, ये समझ पा रहे होंगे कि उसके प्रति अकाउंटेबल होने की जरूरत नहीं है। उन्हें जो है ना, ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। ये समझ पा रहे हैं ऐसा क्यों हो पा रहा है, ऐसा क्यों हो पा रहा है। तो यहाँ पे क्योंकि हमारे यहाँ पे सिस्टम क्या है कि यहाँ पे जो नेता चुने जाते हैं या प्रधानमंत्री बनते हैं या कोई भी कुछ बनना हो तो वो संसद से ही बनेंगे, लेकिन यहाँ पे ऐसी व्यवस्थाएं नहीं है। यहाँ पे ये क्या करते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर को इन्होंने एकदम से कठोर रूप से अपनाया हुआ है। मॉन्टेस्क्यू के सिद्धांत को अपनाया हुआ है, जो फ्रांस के एक थिंकर थे, तो उनके आधार पे इन्होंने इस पैटर्न को अपनाया है। तो क्या होता है कि इनके मंत्रियों की क्या दोहरी सदस्यता होगी, नहीं, क्योंकि ये व्यक्ति केवल अगर मंत्री है तो केवल मंत्री होगा, वो एमपी नहीं है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, मान लेते हैं ये एमपी यहाँ पे हैं, तो इनकी सदस्यता दोहरी नहीं होती है, तो दोहरी सदस्यता नहीं होती है। तो इस बात को समझ पा रहे होंगे, यहाँ पे क्या होता है, मंत्रियों का एक देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या होती है, दोहरी सदस्यता होती है। ठीक है, तो ये चीजें क्या होता है अंतर में हम देख पाते हैं। और क्या होता है इसके अलावे, हम क्या अंतर ढूंढ सकते हैं, तो इसके अलावे क्या होता है, देखिए यहां पे जो बहुमत दल नेता होगा, बहुमत दल नेता जो होगा, बहुमत दल नेता जो होगा वही मंत्री परिषद यानी कि बहुमत दल जो होगा वही क्या करेंगे, मंत्रिमंडल का गठन करेंगे। ऐसा आप देख पाते होंगे, वही क्या करते हैं, मंत्रिमंडल का गठन करते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पे कोई पार्टी ले लेते हैं, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी, तो अगर वो बहुमत में है, यदि वो क्या है बहुमत में है, तो वो क्या करेंगे, मंत्रियों का गठन करेंगे, मंत्रिमंडल का गठन करेंगे। ये यहाँ पे आपको दिखता है कहाँ पे, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में आपको क्या दिखता है कि मंत्रियों का गठन जो करेंगे यानी कि मंत्रालय का जो गठन करेंगे वो कौन करेंगे, तो जो आमतौर पे जो बहुमत दल जो होंगे, बहुमत जिन्होंने प्राप्त किया होगा वही क्या करते हैं, इसमें करते। यहाँ पे क्या होता है, सरकारें अस्थायी हो सकता है, सरकारें अस्थायी हो सकता है, क्योंकि कभी भी, क्योंकि क्या होते हैं ना, अकाउंटेबल होते हैं वो किसके प्रति, ये अकाउंटेबल होते हैं किसके प्रति, तो संसद के प्रति। कैसे, हमने बताया इस डायग्राम के माध्यम से कि यहाँ पे क्योंकि इन्होंने ही इसको बनाया है, तो ये किसके प्रति उत्तरदायी होंगे, इनको बताना पड़ेगा, इन्हीं को बताना पड़ेगा। आप अगर किसी ने आपको बनाया है तो आपको मानना पड़ेगा ना भाई, गार्जियन वो है हमारे, तो उसके आधार पे ये काम करते हैं, इनको सब कुछ बताना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या होता है, अस्थायी, अगर ये कुछ गलत करते हैं, कुछ ऐसा काम किए जिसे बाकियों को लगा
कि ये ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोग मान लेते हैं, जैसे इनके ही लोग मान लेते हैं, यहाँ पे जो मंत्री हैं, मंत्री लोग ही इनसे खुश नहीं हैं और मान लेते हैं कि उन्होंने क्या किया, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव कर दिया। अविश्वास ये क्या होता है, पढ़ेंगे हम लोग आगे। अविश्वास जो है वहां पे क्या कर दिया, यहाँ पे शो कर दिया कि हमारे नेता विश्वास लायक नहीं है, और यहाँ पे क्या हो गया, वहां पे एक यहाँ से इस अवस्था में क्या हो सकता है, सरकारें गिर सकती है। इस पैटर्न में क्या होता है, सरकारें गिर सकती है। तो अविश्वास प्रस्ताव कई बार पास होने से क्या होता है, ये संभावना रहता है कि सरकारें क्या हो सकती है, सरकारें गिर सकती है। इसीलिए बोलते हैं अस्थायी सरकार यहाँ पे आमतौर पे दिखता है। लेकिन यहाँ पे चूंकि वैसा कोई डर नहीं है, यहाँ पे स्थायी सरकारें होती है, क्योंकि वो अलग से चुने जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होते हैं, आमतौर पे अगर हम देखें तुलना के रूप में, तो ये एक स्थायी सरकार के रूप में हमारे यहाँ पे दिखते हैं। ठीक है, तो ये 3-4 पैटर्न हमें बेसिकली इसमें याद रखने पड़ते हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम में और जो है प्रेसिडेंशियल सिस्टम में। तो आप देख पा रहे होंगे, ये एक बेसिक जो है टर्म हम देख पाते हैं। तो आपने देखा यहाँ पे यूएसए का पैटर्न है और दूसरा हमारे भारत का पैटर्न है। तो भारत के पैटर्न में क्या चलता है, ये पार्लियामेंट्री सिस्टम हमें देखने को मिलता है। ये हमने कहां से लिया है, तो ये हमने ब्रिटेन से लिया हुआ, ये व्यवस्था को हमने ब्रिटेन से लिया है। तो ब्रिटेन से इस व्यवस्था को हमने उठाया हुआ है। ठीक है, और ये चीजें हमने बेसिक एक बातें समझने का प्रयास किया। इसके बाद अगर हम देखें, इसके बाद देखें तो कि विधायिका क्या क्या पैटर्न है हमारे यहाँ पे, इसका जो है विधायिका का क्या पैटर्न चलता है। भारत और अमेरिका में जो विधायिका है, विधायिका मतलब समझ पा रहे हैं, लेजिस्लेचर, वो कैसे काम करता है। लेजिस्लेचर मतलब विधायिका। तो यहां के विधायिका और यहां के विधायिका में अंतर क्या है। तो अगर आप देख पा रहे होंगे, तो यहां पे जो विधायिका होता है, देखिए इनके उच्च सदन को हम लोग कहते हैं सीनेट। इनका जो उच्च सदन होता है, उच्च सदन को हम लोग सीनेट कहते हैं, और हमारा जो होता है उच्च सदन, उसको हम लोग राज्यसभा कह देते हैं, राज्यसभा। तो सबसे पहले ये चीजें देखना है कि इनके यहाँ पे जो होता है, इनके यहाँ पे जो उच्च सदन का जो चुनाव होता है, वो आप हमारे यहाँ पे क्या होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। इनके यहाँ पे क्या होता है, डायरेक्ट रूप से चुनाव होता है। यहाँ पे जो उच्च सदन का जो चुनाव होता है इनके यहाँ पे, अगर मैं बात करूं, तो वो डायरेक्ट चुनाव होता है इनका। जैसे हमारे यहाँ पे लोकसभा के मेंबर का चुनाव होता है ना, उसी प्रकार से इनका क्या होता है, सीनेट का चुनाव डायरेक्ट होता है। जैसे कि हमारे लोकसभा में, हमारे यहाँ पे क्या होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। इसका चुनाव जो होता है अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ये मैं बताऊंगा आपको जब राज्यसभा में आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। आर्टिकल जो हमारे पास 79, 80, 81 जब मैं जिक्र करूंगा, 79, 80, 81 यहीं पे हमें ये देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ये आपका संसद पढ़ाएंगे, यहाँ पे आपका राज्यसभा, ये आपका लोकसभा। जब ये पढ़ेंगे डिटेल में, तब मैं उन सारी चीजों का जिक्र करूंगा। ठीक है, तो अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, यानी इनडायरेक्ट चुनाव होता है। इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है, इनडायरेक्ट का मतलब होता है आप डायरेक्ट नहीं चुन रहे हैं। ये यानी कि राज्यसभा में कौन लोग जाएंगे, यहाँ पे अप्रत्यक्ष चुनाव होगा। जितने सारे एमपीज होते हैं, मतलब जो एमएलए होते हैं, जितने सारे एमएलए होते हैं, जो राज्यों में एमएलए पाए जाते हैं, एमएलए के द्वारा ही क्या किया जाता है, चुना जाता है किनको, राज्यसभा के मेंबर को। कुछ राष्ट्रपति चुनते हैं, यानी कि 12 जो है सीटों का चयन जो आमतौर पे राष्ट्रपति अपने विवेक से करते हैं, ये उनको अधिकार मिला हुआ है। तो ये बाकी सारे कौन करते हैं, एमएलए करते हैं। एमएलए को किसने चुना है, तो एमएलए को डायरेक्टली हमने ही चुना था। तो एमएलए जो है राज्यसभा के मेंबर को चुनते हैं। तो ये इनडायरेक्ट हो गया ना, डायरेक्ट हम चुन नहीं रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, डायरेक्ट जनता चुनती है। यहाँ पे इसको क्या करती है, ये डायरेक्ट जनता चुनती है। कहां पे, अमेरिका में। इसी प्रकार से अगर आप देखें, तो यहां पे क्या होता है कि जो सीटों का जो आवंटन है, सीटों का जो आवंटन होता है, सीटों का आवंटन जो है वो राज्यों के जनसंख्या के आधार पे होता है। राज्यों के जनसंख्या के आधार पे होता है। बट यहां पे ऐसा नहीं है। यहां पे जो सीटों का आवंटन है, सीटों का जो आवंटन है वो कैसे होता है, तो हम कहते हैं कि यहाँ पे जितने सारे स्टेट हैं, वहां पे 50 स्टेट, वर्तमान में भी 50 स्टेट हैं अमेरिका में,
वर्तमान में 50 स्टेट है, तो सीटों का जो आवंटन होता है उनका ना, वो बराबर सारे स्टेट को बराबर मिला हुआ है, सारे स्टेट को बराबर मिला हुआ है। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो 2 सीटें जो है सबको जो है दिया गया, सारे राज्यों को, जितने सारे राज्य वहां पे हैं सारे राज्यों को 2 सीटें जो है आमतौर पे दिया गया है। हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो यहाँ पे क्या चलता है, सीटों का एक बराबर आवंटन यहाँ पे होता है, चाहे वो राज्य बड़ा हो जनसंख्या के आधार पे या छोटा हो। जैसे कि हमारे यहाँ पे देखें तो आप देखेंगे बिहार का, झारखंड का, यूपी का, सबका सीटें अलग अलग है, जो राज्यसभा की सीटें हैं सबकी अलग अलग। जैसे हमारे यहाँ पे अगर देखें तो 7 सीटें आपको दिखता है राज्यसभा का। इसी प्रकार से जो आप देखेंगे यूपी में, बिहार में या किसी भी राज्य में आप चले जाएं तो सबकी सीटें आपको अलग अलग देखने को मिलती है। ऐसा किस लिए हो पा रहा है, क्योंकि हमने जो पैटर्न अपनाया हुआ है वो राज्यों के जनसंख्या के आधार पे क्या है, हमने अलॉट किया है सीटों को। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, सीटों का आवंटन आमतौर पे क्या होता है, राज्यों को कि कैसे मिला हुआ है, तो सबको बराबर दे दिए हैं, चाहे वो राज्य छोटा हो चाहे वो राज्य बड़ा हो। ठीक है, तो ये बातें आप आमतौर पे समझ पा रहे होंगे। इसी प्रकार से क्या है, आगे अगर हम कुछ पैटर्न्स को देखें तो यहां पे जो लोकसभा होता है उनका, देखिए उनके लोकसभा को हम लोग कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव हाउस या फिर कह लीजिए प्रतिनिधि सभा। उनके जो निम्न सदन होते हैं, उनके जो निम्न सदन होते हैं, निम्न सदन को हम लोग क्या कहते हैं, अपना लोकसभा, और वो कहते हैं प्रतिनिधि सभा, प्रतिनिधि सभा। तो प्रतिनिधि सभा जो उनके यहाँ पे होता है, हमारे यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, तो हमारे यहाँ पे निम्न सदन को बोलते हैं लोकसभा। ठीक है, तो क्या पैटर्न है हमारे यहाँ पे, तो हमारे यहाँ पे अगर कार्यकाल के रूप में देखा जाए तो कार्यकाल हमारे यहाँ पे लोकसभा की जो कार्यकाल होती है वो 5 साल की होती है। लेकिन सामान्यतः यहाँ पे क्या है, आज ज्यादा जो क्लासेस होगी फैक्ट बेस्ड ही होगी, तो आप चीजों को मेरे ख्याल से एक बेसिक अंतर समझ पा रहे होंगे। देखिए, और यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो होते हैं वो 2 साल के होते हैं। मैं राष्ट्रपति के कार्यकाल की बात नहीं कर रहा हूं, यहाँ पे निम्न सदन के मतलब जो है ना कार्यकाल की बात कर रहा हूं। तो इनके जो होते हैं वो 2 साल होते हैं और हमारे यहाँ पे ये 5 साल दिखते हैं। आपको यहाँ पे एक चीज और समझना चाहिए कि हमारे यहाँ पे जो निम्न सदन होता है या फिर इनके यहाँ पे निम्न सदन में देखें तो निम्न सदन यहाँ का जो विधायिका है इनको समान शक्तियां मिला हुआ है, चाहे वो इनके प्रतिनिधि सभा हो चाहे वो सीनेट हो, दोनों को समान शक्तियां मिला हुआ है। लेकिन कुछ मामलों को छोड़ के, जैसे कि यहाँ पे जो वित्त का मामला होता है, जो भी फाइनेंस से रिलेटेड मामला होता है, पैसे वैसे से जो बातचीत होती है, उसमें जो है निम्न सभा की भूमिका ज्यादा होती है, निम्न सभा की भूमिका ज्यादा होती है, निम्न सभा यहाँ पे ज्यादा एक्टिव होते हैं। हालांकि दोनों सदन की जो है ना महत्वता लगभग बराबर है यहाँ पे, और हमारे यहाँ पे लगभग लोकसभा जो है ना वित्त के मामले में हमारे यहाँ पे भी लगभग सेम है। वित्त के मामले में जब भी यहाँ पे प्रभावी कौन हो जाएगा, तो लोकसभा हो जाएंगे। राष्ट्रपति को कभी भी हटाना हो तो राष्ट्रपति के महाभियोग के लिए, राष्ट्रपति को जब भी हटाना हो तो महाभियोग के लिए केवल और केवल कहां पे ये कर प्रस्ताव ला सकते हैं, तो ये केवल निम्न सभा में ला सकते हैं। यानी कि ये केवल और केवल निम्न सदन में ही ये प्रस्ताव ला सकते हैं यदि राष्ट्रपति को इनको हटाना हो तो। लेकिन हमारे यहाँ पे पैटर्न अलग है, हमारे यहाँ पे क्या है, पैटर्न थोड़ा अलग है। हमारे यहाँ पे जब भी लाना होता है राष्ट्रपति को लेकर कोई प्रस्ताव लाना हो तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वो लोकसभा में लाया जा सकता है या फिर राज्यसभा में भी लाया जा सकता है, इसके लिए कोई दिक्कतें नहीं है, कहीं से भी जो ये प्रस्ताव लाया जा सकता है। बट इनके यहाँ पे केवल और केवल निम्न सदन में ही ये प्रस्ताव जाएंगे, ये बेसिक बातें हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हम मोटा मोटी बातें ये समझ सकते हैं कि उनके जो है और हमारे यहाँ पे ये बेसिक अंतर हमें दिखते हैं, जो कि विधायिका के रूप में है। विधायिका वैसे ही काम करती है जैसे हमारे यहाँ पे विधायिका, लेकिन कुछ मामलों में क्या है, वो जो फॉर्मेट आप देख पा रहे होंगे, जैसे कि डायरेक्ट चुनाव हो जाना, सीटों का आवंटन, ये सारी चीजें जो आमतौर पे वो हमसे थोड़े अलग दिखते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये सारी चीजें हैं। और शक्तियों का मैंने बताया ना, शक्तियों का कठोर पृथक्करण जो यहाँ पे दिखता है कि कोई भी मेल नहीं है, सारे सिस्टम अलग अलग काम करते हैं। इनका जो सिस्टम है सब अलग अलग तरीके से काम करता है और इनमें जो है कोई किसी का हस्तक्षेप नहीं है।
हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ पे संतुलन के पैटर्न को लेके चलते हैं। तो अभी हम आगे उसको डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। और तो ये बेसिक बातें आपको समझ में आ रही है कि विधायिका का ये बेसिक जो है अंतर हमें वहां पे दिखता है। और अगर हम बात करें जुडिशरी की, तो जुडिशरी कैसे काम करता है, तो जुडिशरी पे मैं एक बात अभी कहना चाहूंगा आपको कि जुडिशरी दरअसल उनकी जो है और हमारी जो जुडिशरी है, अब लगभग जो है हमारे और उनके जुडिशरी में समानता है। वो कैसे है तो मैं बताऊंगा। देखिए, उनका जो है आमतौर पे अगर मैं बात करूं तो न्यायपालिका और हमारे न्यायपालिका में अंतर जो है बेसिकली वो क्या है। तो हमारे यहाँ पे देखिए, इसको मैं बहुत डिटेल में बताऊंगा। एक आर्टिकल हमारे यहाँ पे है, एक आर्टिकल है आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 में इसको मैं बहुत डिटेल में बताने वाला हूं, क्योंकि जो है अभी फिलहाल मैं आपको बता देता हूं कि भारत जो है दो जो है पैटर्न को लेके चलता है अभी वर्तमान में, या मिक्सअप पैटर्न कह लीजिए। ज्यादा झुकाव अब हमें अमेरिका, मतलब जो है ना अमेरिका की ओर ही हमारा झुकाव आमतौर पे अब दिखता है। मैं शब्द लिखता हूं, प्रोसेस स्टैब्लिश्ड बाय लॉ, और दूसरा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। अमेरिका में चलता है इस पैटर्न को हम यहां पे मानते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। हम अगर बात करें तो दो केस इसमें जिक्र करेंगे। एक व्यक्ति हुए जिनका नाम है ए.के. गोपालन, 1950 की यह घटना है। एक और केस है जिसको हम लोग कहते हैं मेनका गांधी का केस। मेनका गांधी, ये 1978 का मामला है। तो मैं भी हल्का हिंट करके इसको छोड़ रहा हूं, केवल मैं इसको बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये अपने आप में एक जो है ना बहुत ही जो है जटिल मुद्दा है। ये जो है ना न्यायपालिका हमारा, अब अभी ये मान के चलना है कि हमारा झुकाव किसके ओर हो गया है, तो अमेरिका की ओर हो गया। अभी वर्तमान में केवल हमें इस बात को समझना है कि हमारा झुकाव जो है वर्तमान में ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की तरफ अभी चला गया है। वो ऐसा क्यों है, ये दो केस को हम लोग जब समझेंगे डिटेल में, क्योंकि ये घंटों का मुद्दा है, इसीलिए अभी मैं छेड़ने से बच रहा हूं। क्योंकि जब आर्टिकल 21 पढ़ेंगे तो आर्टिकल 21 में इसकी जो है ना हमें चर्चा करनी है बहुत डिटेल में। लेकिन फिर भी समझ लिए, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब जब से ये आया तो जुडिशरी को अब रिव्यू करने का जो है एक जो है यहाँ पे एक राइट मिल गया है कि किसी भी मामले में वो क्या कर सकती है, अब जुडिशियल रिव्यू कर सकती है। अब ये क्या होता है, जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है कि अब कोई भी मामला हो, कोई भी प्रक्रिया हो, पहले क्या बोलते थे कि किसी को भी जो है, यदि कोई भी व्यक्ति है उसको यदि हमको उसके लाइफ से वंचित करना या कुछ भी करना हो तो एक प्रोसेस होगा, प्रोसेस स्टैब्लिश बाय लॉ होगा। लेकिन अब यहां पे क्या था, इसी प्रोसेस से होगा और सारी चीजें होगी, उसके बियॉन्ड कुछ नहीं। जो कह दिया गया है रूल में उसके आधार पे ही होगी। लेकिन अब जो है जब से ये ट्रेंड आया तो उसमें अब ये बातें चलने लगी कि किसी भी प्रकार का मुद्दा हो, अब सुप्रीम कोर्ट उसमें अपना जो है क्या हो सकता है, अपने मानसिकता के आधार पे उस केस को जो है एनालिसिस करके वो देख सकती है, और यदि उनको गलत लगे तो वो क्या कर सकती है, उस मैटर को खत्म कर सकती है। ये पावर आ गया है अब किसके पास, सुप्रीम कोर्ट के पास। यानी कि अब जनता को क्या हो गया है, अब जनता यदि लगता है सुप्रीम कोर्ट को कि नहीं ये दोषी नहीं है, इनको छोड़ देना चाहिए, और सारी चीजें जो भी हो सकता है, यदि कोर्ट को लगता है, यदि सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि नहीं ये जो है मुद्दा जो है इतना क्या लीजिए क्रिटिकल नहीं है जितना लोग बना दिए हैं, तो उसके आधार पे क्या हो सकता है, वो जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। ये मैं अभी केवल हिंट करके छोड़ रहा हूं, इसको मैं बहुत डिटेल में आपको बताऊंगा कि ये दरअसल क्या है। अभी ये इतने आसान शब्दों में समझ में आने वाली चीजें नहीं है। मैं जब इस केस का जिक्र करूंगा ए.के. गोपालन और मेनका गांधी का, तब मैं इसको बहुत डिटेल में उठाऊंगा, और जल्द ही मैं आर्टिकल 21 को लाने वाला हूं आपके बीच। ठीक है, तो मैं मान के चलता हूं अभी आप समझ पा रहे हो कि हमारा न्यायपालिका किसके और तरफ झुकाव है,
तो ये अमेरिका की तरफ झुकाव। ये कब की बातें कर रहा हूं मैं, 80 के दशक की बात कर रहा हूं। 80 के दशक के बाद मेनका गांधी के केस के बाद हम आमतौर पे किसके तरफ चले गए हैं, तो अमेरिका की तरफ हम चले गए हैं। ये हमने व्यवस्था किससे लिया था, तो इस व्यवस्था को हमने ब्रिटेन से लिया था। इस व्यवस्था को हमने ब्रिटेन से लिया था। ठीक है, अब हमारा झुकाव अमेरिका की तरफ है जुडिशरी के मामले में, जो कि कह सकते हैं एक पक्ष में कि अच्छी बातें हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या है, एक आता है कि राष्ट्रपति की तुलना बेसिकली हम लोग देख लें कि क्या है। ठीक है, तो अब राष्ट्रपति तो हमारे यहाँ का जो प्रेसिडेंट है, इनके यहाँ का जो प्रेसिडेंट है, बेसिकली क्या अंतर है। तो हमारे यहाँ के राष्ट्रपति का जो है ना, कोई भी हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति हो सकता है यदि वो देश का नागरिक हो। नागरिक का क्या मतलब होता है, अभी नागरिकता पे मैंने अभी जस्ट वीडियो बनाया ही है, अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको जाके मैं रिक्वेस्ट करूंगा जाके देख लीजिएगा। और नागरिकता के दूसरे पार्ट को मैं जल्द ही लाऊंगा और उसमें और भी क्लियरिटी आपकी होगी। अगर आप नहीं देखे हैं तो फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, देख लीजिएगा। देखिए, तो भारत में क्या हो सकता है, कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति हो सकता है यदि वो नागरिक है। और नागरिक होने का मतलब मैंने अभी जस्ट ही बताया है। तो जो भी व्यक्ति नागरिक होगा, चाहे वो कोई व्यक्ति विदेश से आया था, मान लेते हैं कोई व्यक्ति विदेश से आया था और भारत आया और वो नागरिकता ले लिया भारत का, तो हम बोलेंगे कि वो भी एलिजिबल है राष्ट्रपति बनने के लिए यदि कुछ क्राइटेरिया को फॉलो करता है। जैसे कि यदि उनका उम्र 35 साल हो गया हो, यदि वो पागल ना हो, है ना, ऐसी व्यवस्थाएं हमारे संविधान में किया गया है, या दिवालिया ना हो, कर्जे में डूबा हुआ ना हो, है ना। तो ऐसे व्यक्ति जो हैं वो दिया गया है संविधान में। ये कुछ जो है ना आपको कसौटियों को पूरा करना पड़ता है, तो वो बन सकते हैं राष्ट्रपति। बट अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में जन्मजात नागरिक होना चाहिए, आपका जन्म वहां पे होना चाहिए, तभी जाके वहां पे आप राष्ट्रपति बन सकते हैं, वरना नहीं बन सकते। हमारे भारत में ऐसा नहीं है। कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है यदि उन्होंने इस नागरिकता को प्राप्त किया हुआ हो। कोई भी विदेशी हो, फर्क नहीं पड़ता इससे, यदि उन्होंने इन क्राइटेरिया को पूरा किया हुआ है तो हम लोग मान के चलेंगे कि वो राष्ट्रपति बन सकते हैं। हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति बनने के लिए एक आर्टिकल 57 है। आर्टिकल 57 कहता है कि हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति कितने बार भी बना जा सकता है, कई बार बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये होता नहीं है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लास्ट जो है राजेंद्र प्रसाद करके हमारे यहाँ पे वो राष्ट्रपति थे, जो अंतिम रूप से 2 बार बने थे। राजेंद्र प्रसाद जो हैं वो राजेंद्र प्रसाद ही थे जो केवल 2 बार जो है राष्ट्रपति बने हैं। उसके बाद से ये पैटर्न चल पड़ा है, ये पैटर्न चल पड़ा है कि हमारे यहाँ पे एक प्रकार से मान लीजिए परंपरा चल पड़ा है कि उसके बाद से कोई भी व्यक्ति 2 बार नहीं बने हैं। क्योंकि जब राजेंद्र प्रसाद बने थे तो उनपे जो है एक कहते हैं ना ताना कसा गया था कि एक ही व्यक्ति क्यों बार बार बने। उसके बाद जो है ये ट्रेंड बदला था और हम लोग मान के चलते हैं। लेकिन आर्टिकल 57 कहता है कि कोई भी व्यक्ति कई बार बन सकता है यहाँ पर राष्ट्रपति। लेकिन ये जो हमारा पैटर्न चला, ये जो हमारा ट्रेडिशन चला, उसके आधार पे हम कह सकते हैं कि एक ही बार सामान्यतः बनने का रिवाज हमारे यहाँ पे है। और यहाँ पे 2 बार बन सकता है कोई भी व्यक्ति जो है। एक तो जो यहाँ पे जो होते हैं 2 बार बन सकते हैं एटलीस्ट। कोई भी व्यक्ति 2 बार राष्ट्रपति हो सकते हैं। इनके जो कार्यकाल होते हैं, हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है और उनके यहाँ पे राष्ट्रपति के कार्यकाल जो होते हैं वो सामान्यतः 4 साल के होते हैं। 4 साल में उनके इलेक्शन होते हैं और हमारे यहाँ पे 5 साल में इसके इलेक्शन होते हैं। हमारे यहाँ पे देखा जाए तो जो राष्ट्रपति हैं वो क्या हो सकते हैं कि कह सकते हैं यहाँ पे, हाँ, तो हमारे यहाँ पे जो राष्ट्रपति होते हैं उनको यदि अगर हम चाहते हैं कि उनको हटाएं, यदि हम चाहते हैं कि उनको हटा दें, तो हटाने के लिए क्या है कि एक प्रक्रिया है हमारे यहाँ पे कि यदि वो संविधान का उल्लंघन करता है, यदि वो क्या करता है, संविधान का उल्लंघन करता है, तो उस उल्लंघन के आधार पे क्या कर सकते हैं, उनको महाभियोग लगा सकते हैं, जो हमारे आर्टिकल 61 में लिखा हुआ है। ये महाभियोग कैसे लगता है, क्या होता है,
मैं इसके बारे में बहुत डिटेल में चर्चा करूंगा, ठीक है। 61 में लिखा हुआ ये बातें, आर्टिकल 61 में लिखा हुआ है कि यदि हमारे राष्ट्रपति संविधान के मूल्यों का पालन नहीं कर रहे हैं, संविधान के मूल्यों का पालन नहीं कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, उनको जो है संविधान से हटा सकते हैं। ये हमें क्या है, पावर हमारे यहाँ पे है। उसी प्रकार से यहाँ पे यदि कोई व्यक्ति जो है अमेरिका में रिश्वत लेता हुआ पकड़ा गया, मान लेते हैं कोई व्यक्ति था वो रिश्वत लेता हुआ पकड़ा गया, तो रिश्वत लेता पकड़ा गया या फिर कह सकते हैं देशद्रोह का मामला उस पर आ गया, तो ऐसे मामले में भी उनको क्या किया जा सकता है, ऐसे मामलों में क्या है, इनको हटाया जा सकता है। वहां के कुछ रूल्स हैं, उसके आधार पे इनको हटाया जा सकता है। तो एक बेसिक बातें आपको समझ में आया होगा कि क्या तुलनाएं हो सकती है अमेरिका और हमारे बीच। तो ये बातें आपको बेसिक चीजें आपको समझ में आई। एक अंतिम बातें जो है वो क्या है कि जो है यहाँ पे बातों को समाप्त करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इसके बारे और भी चर्चाएं होगी जब मैं जिक्र करूंगा ना, बताएं जब आर्टिकल 21 को जिक्र करेंगे तो अमेरिका वहां पे इन्वॉल्व हो जाएगा और पैटर्न को हम समझना चालू करेंगे डिटेल में, ठीक है। अभी एक बेसिक तुलना हम लोग समझ रहे हैं। देखिए अब क्या होता है कि आमतौर पे जो होता है, हम देख लिए हैं कि भारत जो है यानी कि अमेरिका, मान लेते हैं ये जो भारत है और यहाँ पे अमेरिका, ये किन बातों को लेके चलती है, तो हमारा संविधान कहता है कि भाई आपको क्या है, हमने जो व्यवस्था लिया है संघात्मक व्यवस्था को लिया हुआ है, संघात्मक प्लस एकात्मक, उन्होंने जो लिया है संघात्मक व्यवस्था को लिया हुआ है। अब ये क्या मतलब होता है संघात्मक एकात्मक, इसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं फेडरल या फेडरलिज्म कह लीजिए, इसको बोलते हैं फेडरलिज्म प्लस एकात्मक को हम लोग कह सकते हैं यूनिटरी, हाँ यूनिटरी, ठीक है, या सेंट्रलाइजेशन कह लीजिए। तो ये क्या होता है कि आमतौर पे ये जो व्यवस्थाएं हैं ना, फेडरलिज्म और संघात्मक जिसको कहते हैं एकात्मक, तो हमारे भारत ने इस पैटर्न को अपनाया है और अमेरिका ने इस पैटर्न को अपनाया, यानी कि उसके यहाँ पे शक्तियों का पृथक्करण बहुत कठोर रूप से हुआ है। लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ पे कहते हैं कि ठीक बात है, हमारे यहाँ भी शक्तियों का बंटवारा हुआ है, हमारे यहाँ भी तो पीएम होते हैं और जो है आमतौर पर आपको दिखते हैं राज्यों में सीएम होते हैं, तो शक्तियों का तो बंटवारा है ही यहाँ पे। लेकिन साथ साथ एक चीज और देखना है, वो ये है कि शक्तियों का तो बंटवारा है ही, लेकिन कई बार क्या हो सकता है, जरूरत पड़ने पे क्या हो सकता है कि पूरी शक्तियां जो है केंद्र के पास आ सकती है, पूरी शक्तियां जो है वो केंद्र के पास आ सकती है। जैसे कि मान लेते हैं जैसे इमरजेंसी हमारे देश में लगा था 1975 में, जब 1975 में इमरजेंसी लगा था, तो 1975 में इमरजेंसी लगा था तो सारी शक्तियां किसके पास आ गई थी, तो उस समय जो शासक थी, हमारी जो शासिका थी कह लीजिए, तो वो इंदिरा गांधी थी। तो इंदिरा गांधी के पास क्या था कि सारी शक्तियां आ गई थी इंदिरा गांधी के पास। तो हम कह सकते हैं कि जरूरत पड़ने पे क्या होता है कि हमारे देश में एक प्रावधान है कि इस पर डिबेट था, इस पर डिबेट, वो क्या है डिबेट, वो हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के। तो कहते हैं कि जरूरत पड़ने पे हमारा देश कैसा हो सकता है, एकात्मक व्यवस्था को अपना सकता है, इस व्यवस्था को अपना सकता है जरूरत पड़ने पे। सामान्यतः हमारा देश इसी पैटर्न को लेके चलेगा। संघात्मक का मतलब क्या होता है, शक्तियों का बंटवारा, एकात्मक मतलब शक्ति एक जगह पे हो जाना, शक्ति एक जगह पे हो जाना, वो ये कहता है। और जो है संघात्मक का मतलब शक्तियों का बंटवारा। सामान्यतः हमारे देश में यही चलता है, लेकिन जरूरत पड़ने पे इस व्यवस्था को हम अपना सकते हैं, एकात्मक व्यवस्था को अपना सकते हैं। लेकिन संविधान में ऐसी कोई प्रावधान नहीं है, संविधान में ऐसी कोई प्रावधान नहीं है, वहां पे शक्तियों का कठोर रूप से जो है क्या हुआ है, बंटवारा हुआ है, शक्तियों का कठोर रूप से क्या होता है, डिवीजन हुआ है। तो ये बातें आप समझ गए। एक बातें और हमें यहां पे समझना चाहिए नागरिकता को लेकर। हमारे भारत में एकल नागरिकता, हमने कल परसों शायद जिक्र किया होगा इसका, एकल नागरिकता का एक पक्ष वहां पे मैंने समझाया था, एक पक्ष शायद रह गया था। तो देखिए हमारे यहां पे एकल नागरिकता है, एकल नागरिकता का मतलब होता है और यहां पे होता है दोहरी नागरिकता। दोहरी नागरिकता मतलब
हमारे भारत में मैंने बताया था आर्टिकल 9 में जो बातें लिखी हुई है कि हमारे देश में यदि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है और यदि कोई विदेश में सेटल हो गया तो मान लेते हैं कि उसकी नागरिकता यहां से खत्म कर दी जाएगी। लेकिन एकल नागरिकता का एक और मतलब समझना है जो आमतौर पर क्या है कि हमारे भारत में यदि कोई व्यक्ति मान लेते हैं कि बिहार का है, कोई व्यक्ति झारखंड का है, कोई व्यक्ति यूपी का है, और वो क्या है ना कि उसकी जो आइडेंटिटी ओवरऑल होगी वो भारत की होगी। यहाँ पे केवल और केवल नागरिक क्या होगा, वो नागरिक भारत का कहलाएगा, ना कि झारखंड का, ना कि यूपी का। वो नागरिक, वो स्टेटस है उसका राज्य का अपना, लेकिन हम मानेंगे वो नागरिक भारत का केवल कहलाएगा। यहां पे ऐसा नहीं है। यदि कोई व्यक्ति यहाँ पे 50 राज्य में, कुछ राज्यों का मैं जिक्र करूं, जैसे मान लेते कोई व्यक्ति अलास्का में रहता है, कोई व्यक्ति कैलिफोर्निया में रहता है, कोई व्यक्ति जो है ना, तो इस तरीके से अलग अलग स्टेट में मान लेते कोई व्यक्ति रहता है, तो उसकी दो आइडेंटिटी होगी, एक तो राज्य की और साथ ही साथ एक अमेरिका देश की। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, इसकी आइडेंटिटी दो हो जाती है, लेकिन हमारा केवल और केवल हम नागरिक केवल भारतीय कहलाएंगे। झारखंड के हो सकते हैं, यूपी के हो सकते हैं, लेकिन अंततः हमारा जो आइडेंटिटी होगा, हमें जाना जाएगा केवल भारत के नागरिक के रूप में जाना जाएगा। लेकिन इनको अगर कोई व्यक्ति बताए ना कि कैलिफोर्निया में है, तो उसको कैलिफोर्निया का भी कहा जाएगा और अमेरिका का भी कहा जाएगा। ये बेसिक बातें हमें यहाँ पे याद रखना है। तो आप ये छोटे से चीजों को में, ये छोटे से वीडियो में आप इस बात को समझ पाए होंगे कि क्या बेसिक अंतर अमेरिका रखता है और क्या अंतर है हम हमारे जो है संविधान में दिखता है। और हमने बताया कठोर पृथक्करण, ये जो है कठोर पृथक्करण को मानेगा, और हमारा भारत जो है लचीलेपन को मानता है, संतुलन के पैटर्न को लेकर चलता है। हमारा भारत जो है संतुलन के पैटर्न को लेकर चलता है। यदि हमारा एग्जीक्यूटिव बाहर निकल रहा हो तो वहां पे कोर्ट कंट्रोल करेगा। यदि लेजिस्लेटर वहां पे जो है ना, लेजिस्लेचर बाहर निकल रहा हो, कुछ ऐसा कानून बना रहा हो जो गलत है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट आ जाएगा। यदि सुप्रीम कोर्ट कुछ गलत करता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए विधायिका आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, हमारे यहाँ पे संतुलन का पैटर्न दिखता है। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है, क्योंकि वहां पे सबका जो है ना पैटर्न अलग अलग है। जुडिशियरी अलग काम करेगा उसका, और जो है उसका विधायिका अलग काम करेगा, और उसका जो है कार्यपालिका अलग से काम करता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब धीरे धीरे क्या है, ये भी अब संतुलन की व्यवस्था को धीरे धीरे अपना रहे हैं, लेकिन आज भी कठोर पृथक्करण को ये अपनाता है। देखेंगे बाकी बातें जो रह गई है वो जब आर्टिकल 21 को बात करेंगे तो डिटेल में इसकी चर्चाएं होगा। तो ठीक है, आप मेरे ख्याल से इन सारे बातों को समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में जल्द से मिलते हैं। थैंक यू सो मच।